हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों के कोशिका के बारे में पूरा अध्ययन करवा चुकी हूँ कि एक कोशिका कैसे दिखती है, उसके अंदर किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसके केंद्रक में क्या पाया जाता है, यानी कि उसकी पूरी संरचना का अध्ययन हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन। तो जो कोशिका होती है वो विभाजित होकर कुछ नई कोशिकाओं का निर्माण करती है अपने जैसी। तो यही प्रक्रिया आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। जो जीवों की कोशिकाएं होती है उनमें वृद्धि या फिर मरम्मत करने के लिए या फिर कुछ नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए कोशिका विभाजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों, ये आपको मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिखाया है। ये इसका केंद्रक है, ये एक सेल है यानी कि एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या होता है, ये पहले एक सिंपल सी सेल होती है। इस कोशिका के अंदर कुछ गुणसूत्र यानी क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है जो आगे जाके डिवीज़न करके दो केंद्रकों का निर्माण कर लेती है। ये कोशिकाएं आगे जाके पहले इसमें सेंटर यानी कि इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ दोनों में, अब जाके इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं और ये मदर सेल से आगे दो डॉटर सेल बन जाती हैं। इस प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन है। ये तो एक सामान्य सा डायग्राम मैंने आपको दिखाया कि कोशिका विभाजित कैसे होती है, लेकिन कोशिका विभाजन की बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसको समझना अभी बाकी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कोशिका विभाजन। एक साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या बोला था कि जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से या फिर पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पहले पुरानी कोशिकाएं होती है वही आगे विभाजन करके ऐसे दो भागों में विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी और ये कोशिकाएं आगे विभाजन करके फिर से नई सेल्स का निर्माण करेगी। इस प्रकार से प्रत्येक नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो कोशिकाएं होती है उनका जब जीव द्रव्य बढ़ने लग जाता है, जब ये जीव द्रव्य बढ़ता रहता है यानी कि इसके अंदर जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म है ये बढ़ने लग जाता है, तो कोशिका का आकार भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और इस जीव द्रव्य की एक निश्चित सीमा होती है कि एक निश्चित आकार पर ये जीव द्रव्य बढ़ना बंद हो जाएगा और कोशिका आगे दो भागों में विभाजित हो जाती है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये जीव द्रव्य बढ़ता कैसे है? आप लोगों ने सुना है कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो खाना खाते हैं वो एक्चुअल में जाता कहाँ है? हमारे शरीर की जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर भी तो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना होता है इस प्रकार से। तो ये जो हमारे शरीर का भोजन है ये आगे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड्स जो भी है इनके रूप में इन कोशिकाओं को भोजन संग्रहित करता है रक्त के माध्यम से। जब हम खाना खाते हैं तो इसका आगे विभाजन होता है, ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और किडनी द्वारा साफ करके इसको हमारे हार्ट में भेजा जाता है और हार्ट से जो शुद्ध रुधिर होता है वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है और इसी रुधिर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
वसा, लिपिड्स जो भी है, इसके जो विटामिन है, खनिज लवण होते हैं, वो सारे कोशिकाओं को दिए जाते हैं। और जो कोशिकाएं होती है वो अपने पूर्ति करती है, अपने अपने शरीर के अंदर जिसकी कमी होती है उन एंजाइमों का यूज़ करती है और अपने भोजन की पूर्ति करती है। लेकिन जब ज़्यादा इनको मिलता है खाने को, तब ये आकार में भी तो बड़ी होती है। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हम आकार में बड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार ये कोशिकाएं हैं, इनको जब ज़्यादा खाने को मिलता है तभी आकार में बड़ी हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बड़ी होते होते 2 भागों में बढ़ जाती है, जिससे ये नई कोशिकाएं बन जाती है। ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस था कि ये 2 भागों में बढ़ जाती है और नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है कि एक्चुअल में होता क्या है। ये कोशिका विभाजन एक छोटा सा प्रोसेस होता है इनके पीछे भी। कोशिका विभाजन को हम एक कोशिका चक्र के माध्यम से पढ़ते हैं। तो जो कोशिका चक्र होता है उसमें कोशिका विभाजन, कोशिका की वृद्धि, कोशिका का विभाजन यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन तीनों शामिल किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कोशिका चक्र में, फर्स्ट होता है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज यानी कि ये कोशिका चक्र है, ये 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था। यानी कि कोशिका की कोशिका का पहले जो वृद्धि और विकास होता है उसकी जो अवस्था होती है वो अंतरावस्था होती है। और दूसरी हमारी होती है कोशिका विभाजन प्रावस्था। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था के बारे में। फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं अंतरावस्था। ये है कोशिका विभाजन की पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था या फिर इसको हम विश्रामावस्था भी बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये विश्रामावस्था होती नहीं है, क्योंकि इसी अवस्था के अंदर जो हमारी कोशिका है उसके केंद्र के अंदर जो डीएनए, जो जेनेटिक्स हमारा मटेरियल है उसका डिवीजन होता है और आगे उनके भी 2-2 फोटोकॉपीज बनती है, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये एक केंद्रक है और केंद्रक के अंदर क्या भरा रहता है, कुछ क्रोमेटिन तंतु जैसे पदार्थ भरे रहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारी कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, एक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जब ये विभाजन करेगी तो अपने जैसी ही समान कोशिकाएं बनाती है, 2 नई। तो उनके अंदर भी 46 गुणसूत्र ही होने चाहिए। तो ये 46 गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, उससे पहले कोशिका विभाजन से पूर्व इसमें कुछ बदलाव आते हैं, इसमें कुछ वृद्धि होती है। तो ये हमारी इंटरफेज अवस्था के अंदर होता है। तो जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल। और अब इसको कोशिका को विभाजन करना है, इसने अपनी पूरी ग्रोथ कर लिया है, इसने पूरा भोजन ले लिया है। अब ये फुल मोटी हो चुकी है। अब ये बोल रही है कि मुझे 2 कोशिकाओं में विभाजित होना है। तो इस 2 कोशिकाओं में विभाजित होने से पहले भी इस कोशिका में कुछ चेंजेस आते हैं। इसके अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ भरा रहता है उसकी भी पहले फोटोकॉपी होती है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ प्रोटीन्स है, इन सभी की फोटोकॉपीज होगी, तभी तो ये कोशिका 2 भागों में विभाजित होगी और दोनों कोशिकाओं में समान समान मात्रा में ये जो कोशिका के पदार्थ है ये भरे होते हैं। तो देखते हैं आगे
इसके बारे में कि इंटरफेज अवस्था में क्या होता है। जो इंटरफेज अवस्था होती है उसके अंदर हमारा आरएनए, डीएनए और जो प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। और इसी के अंदर केंद्रक का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये थी अंतरावस्था। और अंतरावस्था भी आगे 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अंतरावस्था भी 3 भागों में, 3 अवस्थाओं में बटी होती है। फर्स्ट है हमारी G1 फेज या फिर G1 प्रावस्था। सेकंड है हमारी S प्रावस्था। थर्ड है हमारी G2 प्रावस्था। इसको हम एक कोशिका चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों ये देखो, ये एक कोशिका का चक्र है। इसको हम कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं। ये हमारी सबसे पहले कौन सी आ गई, G1 फेज। सेकंड है हमारी S फेज और थर्ड हमारी G2। और जो लास्ट है, ये जो बची है इसको हम बोलते हैं मेटाफेज यानी कोशिका विभाजन प्रावस्था। सबसे पहले ये जो तीनों पार्ट है हमारे इधर, ये जो बचे हुए हैं, ये पूरा चक्र, इस पूरे को हम बोलते हैं इंटरफेज यानी कि कोशिका विभाजन होने से पूर्व की अवस्था, जिसके अंदर कोशिका पूरी प्रिपेयर होती है, पूरी तैयार होती है। उसके अंदर सारे जो अंगक हैं वो सारे 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं और अपने जैसे नए नए पार्ट्स बनाते हैं। और इस अवस्था के बाद में गुजरने के बाद ये आगे एंटर करती है कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में। और जो कोशिका विभाजन की अवस्थाएं हैं वो भी 4 प्रकार की होती है। प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और लास्ट कौन सी होती है, टीलोफेज। इन सब अवस्थाओं के बारे में हम धीरे धीरे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं G1 फेज के बारे में या फिर G1 प्रावस्था। तो दोस्तों जो G1 प्रावस्था होती है उसके अंदर क्या होता है, ये जैसे एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, कुछ इस प्रकार से। मैंने आपको बताया था पहले कि गुणसूत्र के बीच में, जैसे ये गुणसूत्र हम ले लेते हैं, इसके अंदर ये जो बीच में पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। एक गुणसूत्र के अंदर ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन जब ये G1 फेज होती है तो सबसे पहले G1 फेज में क्या होता है कि जो इसके अंदर उपस्थित प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सेकंड इसमें क्या होता है, आरएनए भी बनता है। ये प्रोटीन और आरएनए बनेंगे तभी तो आगे हमारा डीएनए बनेगा। और थर्ड हमारा होता है कि इसके G1 फेज में कोशिका अपनी आकार में भी वृद्धि करती है।
इस प्रकार G1 फेज यानी कि ये जो अवस्था होती है कोशिका विभाजन से पूर्व की, जो हमारी इंटरफेज अवस्था होती है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ये लगभग 12 घंटे का समय लेती है ये अवस्था। और इसका कोई निश्चित काल नहीं है, अलग अलग कोशिकाओं में ये अलग अलग समय होता है इस अवस्था का। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का निर्माण होता है और कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। सेकंड हमारी है एस फेज। एस फेज यानी कि इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज, यानी कि संश्लेषण प्रावस्था। तो एस फेज में क्या होता है कि जो कोशिका होती है इसके अंदर जो केंद्रक में गुणसूत्र पदार्थ भरे रहते हैं, इनकी आपस में फोटोकॉपी होती है। ये फोटोकॉपी करके अपने ही समान नए गुणसूत्र बना लेते हैं इस प्रकार से। पर ये गुणसूत्र इनके ये जो सेंट्रोमियर है, इनका ये जो सेंटर में सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से ये क्या नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। ये एक ही सेंट्रोमियर से दो गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से एक गुणसूत्र होता है, इसको हम एक गुणसूत्र बोलते हैं और इसके बीच में एक ही सेंट्रोमियर होता है। लेकिन जब इनकी फोटोकॉपी होती है तब भी ये एक ही सेंट्रोमियर से सारे जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र तो दो होते हैं लेकिन सेंट्रोमियर क्या होता है, एक होता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर फर्स्ट डीएनए निर्माण, यानी या फिर बोल सकते हैं डीएनए फोटोकॉपी करता है। इसमें सिर्फ डीएनए की फोटोकॉपी होती है और ये अवस्था लगभग 6 से 8 घंटों में पूर्ण होती है। और इसके बाद में हमारी आ जाती है थर्ड प्रावस्था यानी कि G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है, अब पहले हमारी कोशिका के आकार में थोड़ी वृद्धि हुई थी, प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, डीएनए भी बन गया है, फोटोकॉपी हो चुकी है। अब G2 फेज में क्या होता है कि जो कोशिका है उसके आकार में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसके अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ है बना हुआ, ये सारा फोटोकॉपी वाला क्रोमेटिन पदार्थ है। अब इसमें बाकी क्या रह गया कि एक केंद्रक के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका भी होती है, इसके अंदर आरएनए भी होता है। तो जो G2 अवस्था है इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। और सेकंड क्या होता है कि इसके अंदर आरएनए का भी निर्माण होता है। और थर्ड होता है हमारा केंद्रिक का निर्माण। इस प्रकार जो केंद्रक के अंदर वाला जो केंद्रक के अंदर हमारे जो केंद्रक के हमारे अंदर जो केंद्रक के अंदर पदार्थ पाए जा रहे हैं उन सभी का फोटोकॉपी होगी और इन सभी का निर्माण हो चुका है। कौन सी अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में। तो आगे अब देखते हैं, देखो हमारा डीएनए भी बन गया, आरएनए भी बन गया, प्रोटीन भी बन गया और केंद्रिक का भी निर्माण हो गया। एक तो पहले केंद्रिक उपस्थित ही होता है और एक नया केंद्रिक बन जाता है, यानी कि सब चीज़ें यहाँ पे डबल बन चुकी है केंद्रक के अंदर। तो और आगे क्या होता है कि ये यहाँ पे G2 फेज कंप्लीट हो जाती है। आगे मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि
ये कोशिका चक्र कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे G1। जो G1 फेज होती है वो लगभग सभी अवस्थाओं से लंबी होती है, इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद में आती है S फेज। इसमें ओनली 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इसके बाद में आती है हमारी G2 फेज। इसका टाइम पीरियड भी होता है 4 से 5 घंटे। और G2 फेज के बाद में एक अवस्था और आती है, लगभग ये छोटी होती है, बड़ी भी हो सकती है, G0। तो ये G0 फेज कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ तक तो हमारी कोशिका की वृद्धि और कोशिका के अंदर जो केंद्रक के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो सारा डबल हो चुका है। लेकिन ये जो G0 फेज होती है इसके अंदर क्या होता है कि जिन कोशिकाओं में को आगे वृद्धि नहीं करनी होती है वो G0 यानी कि ये एक रेस्टिंग स्टेज है। यहाँ पर आके वो कोशिकाएं आराम करती है इस अवस्था में आकर जिनको आगे विभाजित नहीं होना होता है। यानी कि या फिर जो कोशिकाएं कुछ समय लेना चाहती है विभाजन के लिए या फिर कुछ समय उनको विभाजन नहीं करना होता है तो वो यहाँ पर G0 फेज में आके रुक जाती है। तो G0 के बाद में हमारी आती है मेटाफेज। मेटाफेज यानी कि अब क्या हुआ था, अब तक तो हमने कोशिका में वृद्धि कर ली है। कोशिका में वृद्धि होने के बाद में क्या होता है, कोशिका का विभाजन भी होगा। तो कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं मेटाफेज। तो जो मेटाफेज है वो भी 3 प्रकार की अवस्था होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने आपको इंटरफेस करवा दिया है, कल हम मेटाफेज पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू दोस्तों।